हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी विद राहुल में। आज इस वीडियो में हम इतिहास के अध्याय फ्रांसीसी क्रांति संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस पार्ट का आपका पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो है आपका कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो कब से मतलब यहाँ पर है कि किस डेट से या किस घटना से जो है फ्रांसीसी क्रांति की जो है शुरुआत हुई थी। इसका जो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को बेसिकली हुआ क्या था कि फ्रांस की जो जनता थी वो गुस्से में आकर जो है वो बास्तिल के किले को उन्होंने ढहा दिया था, यानी कि उसको गिरा दिया था। तो उसी घटना से और उसी दिनांक यानी कि 14 जुलाई 1789 से ही जो फ्रांस की जो क्रांति है या फ्रांसीसी जो क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी। इस चैप्टर का आपका दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के जो राजा थे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन लुई 16वें, ये आपका सही हो जाएगा। लुई 16वें जो थे वो फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन थे, फ्रांस के राजा थे। वो थे आपके बूर्बो राजवंश से। वो थे आपके बूर्बो राजवंश से। बूर्बो राजवंश के आपके 16वें राजा थे। तो इसीलिए क्या था, वो लुई 16वें। तो लुई और लुई जो शब्द है बेसिकली वो फ्रांस के जो राजा हुआ करते थे, जैसे राजा, बादशाह या सुल्तान, अलग अलग राजाओं के जो उपाधियां इस तरीके से दी जाती हैं। तो उसी प्रकार से फ्रांस के जो राजा थे उनको लुई कहकर जो है पुकारा जाता था, और ये 16वें राजा थे अपने राजवंश के। इस चैप्टर का आपका थर्ड क्वेश्चन है, लुई 16वें की पत्नी का नाम क्या था। जो लुई 16वें जो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा थे, तो बेसिकली उनकी पत्नी का नाम क्या था। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस को, तो फर्स्ट ऑप्शन है मैडम वीटो, सेकंड है मैरी एंतोइनेट, और तीसरा है आपका मैडम डेफिसिट। देन फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो स्टार्टिंग के ये तीनों ही नाम है, यानी कि मैडम वीटो, मेरी एंतोइनेट और मैडम डेफिसिट, तो ये तीनों ही नाम से जो लुई 16वें की पत्नी थी वो जानी जाती थी। बेसिकली नाम था उनका मैरी एंतोइनेट, लेकिन मैडम वीटो या मैडम डेफिसिट के नाम से भी उनको जाना जाता। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि इन तीनों ही नामों से जो लुई 16वें की पत्नी थी बेसिकली उसको जाना जाता था। इस वीडियो का आपका फोर्थ क्वेश्चन है कि फ्रांस की बाइबल या क्रांति की बाइबल किसे कहा जाता था। यानी कि यहाँ पर आपको बेसिकली जो है कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं, तो उसमें से वो कौन सी बुक थी जिसको फ्रांस की बाइबल या फिर जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसकी बाइबल कहकर जो है उसे पुकारा जाता था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक थी बेसिकली किसके द्वारा लिखी गई थी, रूसो के द्वारा, जो कि फ्रांस की क्रांति में क्या है प्रमुख दार्शनिक की भूमिका उन्होंने निभाई थी। ये इनके द्वारा लिखी गई थी, और इसी बुक को ही फ्रांस की बाइबल के नाम से जाना जाता था। जो है इस बुक ने फ्रांसीसी क्रांति में वहाँ के लोगों को जागरूक करने में जो है बहुत बड़ा रोल जो है इसने जो है अदा किया था। इसी वजह से इसको ये जो फ्रांस की बाइबल की उपाधि, क्रांति की बाइबल की उपाधि जो है वो दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने एस्टेट्स में बटा हुआ था। तो 18वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी एस्टेट था बेसिकली इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। तो फ्रांसीसी समाज जो था वो बेसिकली 18वीं शताब्दी में 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। 3 एस्टेट कौन कौन से, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। अब बात कर ले कि ये एस्टेट क्या था। भाई जो वर्ड है आपका एस्टेट, तो इससे क्या मतलब था। तो एस्टेट जो होता था बेसिकली, तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले जब क्रांति हुई थी तो उससे पहले वहाँ के समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत, यानी कि सत्ता से जुड़े हुए जो लोग थे और समाज में जो अलग अलग श्रेणी के जो लोग थे उनकी हैसियत को दर्शाने वाली जो श्रेणी थी बेसिकली वो एस्टेट थी। कि भाई जो मतलब जो चर्च से संबंधित है वो प्रथम एस्टेट में हो गए, जो पादरी वर्ग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग हैं वो द्वितीय एस्टेट में हो गए। तो कहीं ना कहीं वो क्या है उनकी सामाजिक हैसियत को भी दर्शा रहा है। उसके अलावा जितने भी लोग थे वो सभी किस में थे, वो आपके तृतीय एस्टेट में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्वितीय एस्टेट किससे संबंधित था। तो द्वितीय एस्टेट बेसिकली अगर इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से लोग हैं, पादरी वर्ग। तो पादरी वर्ग जो है बेसिकली वो द्वितीय एस्टेट से संबंधित नहीं था, ये बल्कि ये तो प्रथम एस्टेट से संबंधित थे। दूसरा ऑप्शन आपका अदालती कर्मचारी, गलत, ये थर्ड एस्टेट से संबंधित है। किसान और कारीगर, ये भी थर्ड एस्टेट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। बेसिकली द्वितीय एस्टेट जो संबंधित था वो था कुलीन वर्ग से संबंधित, यानी कि कुलीन वर्ग जो थे वो बेसिकली इससे संबंधित थे द्वितीय एस्टेट से। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर ले इस बारे में, तो हम देखते हैं कि प्रथम एस्टेट जो था बेसिकली वो पादरी वर्ग यानी कि जो आपके चर्च के विशेष कार्यों को पूरे करने वाले जो लोगों का समूह था वो बेसिकली पादरी वर्ग था, जो कि प्रथम एस्टेट से संबंधित था। द्वितीय एस्टेट में मैंने आपको बताया कुलीन वर्ग जो है वो द्वितीय एस्टेट से संबंधित है, और तृतीय एस्टेट में बेसिकली बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, ठीक है, उसके बाद वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर, ये सभी किस कौन से स्टेट से संबंधित है, बेसिकली आपके तीसरे स्टेट से संबंधित है।
तो वो है आपका कि भूमिहीन मजदूर और नौकर किस एस्टेट के अंतर्गत आते थे। जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि भूमिहीन मजदूर और नौकर जो थे वो बेसिकली आपके तृतीय एस्टेट के अंतर्गत आते थे, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। वो कौन से स्टेट में आते थे? तृतीय स्टेट के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिब्रे शब्द का क्या अर्थ है। अभी जो शब्द है आपका लिब्रे, बेसिकली इस शब्द का क्या अर्थ है? तो लिब्रे जो था फ्रांस में उस टाइम पर वहाँ की मुद्रा के रूप में जो है यूज़ की जाती थी, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका इसमें सही हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की कुल भूमि के कितने प्रतिशत पर कुलीनों, चर्च एवं तृतीय स्टेट के अमीरों का अधिकार था। यानी कि फ्रांस में जितनी भी आपकी जो टोटल वहाँ पर जो जमीन थी पूरे फ्रांस में, उसमें कितने प्रतिशत भूमि पर जो कुलीन वर्ग थे, यानी कि जो द्वितीय स्टेट के लोग थे, चर्च और तृतीय स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तृतीय स्टेट में भी कौन से लोग? जो तृतीय स्टेट के अमीर लोग थे। तो कितने प्रतिशत भूमि पर जो है उनका अधिकार था? तो 60%, यानी कि जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 60% जो ज़मीन थी, जो भूमि थी कुल भूमि की, उस पर कुलीनों, चर्चों और तृतीय स्टेट के अमीरों का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुई 16वें फ्रांस की गद्दी पर किस वर्ष बैठा था। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति के समय जो वहाँ का राजा था लुई 16वें, वो बेसिकली फ्रांस की गद्दी पर किस वर्ष बैठा था? तो वो फ्रांस की गद्दी पर बैठा था 1774 में। अब इस पे गद्दी पर जब बैठा था तो कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं उस टाइम के। जब ये फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वें बैठे था तो उस समय जो इसकी उम्र थी वो कितनी थी? वो केवल 20 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइद किस प्रकार का एक कर था। यानी कि टाइद कर जो बेसिकली वहां पर लगाया जाता था तो वो किस प्रकार का एक कर था? तो इसके सभी ऑप्शंस देख लेते हैं। एक अप्रत्यक्ष कर जो कि सरकार द्वारा नमक और तंबाकू जैसे रोजाना भोग वाली वस्तुओं पर लगाया जाता था। एक प्रत्यक्ष कर जो कि सरकार द्वारा तृतीय स्टेट के लोगों से वसूला जाता था। एक सामंती कर जो कि द्वितीय स्टेट के लोगों द्वारा किसानों से वसूला जाता था। या फिर एक धार्मिक कर जो कि प्रथम एस्टेट के लोगों द्वारा किसानों से वसूला जाता था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, एक धार्मिक कर। यानी कि टाइद जो था वो बेसिकली क्या था? एक धार्मिक कर था जो कि प्रथम एस्टेट के कौन लोग थे? जो कि जैसे पादरी वर्ग थे, जो चर्च वगैरह से संबंधित जो लोग थे, उनके द्वारा जो है किसानों से वसूला जाता था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्रांस के समाज में किस एस्टेट के लोगों को जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। यानी कि वो कौन कौन से एस्टेट थे या कौन सा ऐसा एस्टेट था जिनके लोगों को कुछ अधिकार जो थे वो क्या थे? जन्म से जो है प्राप्त थे। तो ये थे आपके प्रथम और द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही है। यानी कि प्रथम और द्वितीय एस्टेट के जो लोग थे उनको कुछ विशेषाधिकार जो थे बेसिकली फ्रांस में वो क्या थे? जन्म से ही प्राप्त थे। उन विशेषाधिकारों में एक विशेषाधिकार ये भी था कि उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। यानी कि वहाँ पर उस टाइम पर फ्रांस में बेसिकली जो जो भी टैक्स देने पड़ते थे तो उन सभी को क्या है उन्हें नहीं देना पड़ता था। केवल तृतीय स्टेट के लोगों को ही जो टैक्स है वो पे करने पड़ते थे। इस वीडियो का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो पुस्तक थी दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले जाना था, नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी हमने ये जाना था कि इसको फ्रांस की बाइबल या फिर फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसकी बाइबल के रूप में जो है इसे जाना जाता था। अब इसकी रचना किसने की थी, यानी कि इसके रचयिता कौन थे? तो मैंने उस क्वेश्चन में आपको बता भी दिया था कि इसकी जो रचना थी वो बेसिकली इसके द्वारा की गई थी, रूसो के द्वारा की गई थी। और रूसो जो था वो फ्रांस की क्रांति से संबंधित एक प्रमुख दार्शनिक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्रांस के लोगों द्वारा बास्तील के किले को कब ढहाया गया? तो बास्तील के किले को 14 जुलाई 1789 को जो है वो फ्रांस के लोगों के द्वारा ढहाया गया था। इसकी भी चर्चा हम जो है पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि 14 जुलाई 1789 से बेसिकली फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। और वो जो मानी जाती है उस दिन क्या घटना हुई थी कि फ्रांस के लोगों ने गुस्से में आकर, यानी कि फ्रांस का जो राजा था लुई 16वें, उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो चुके थे, गुस्से में आ चुके थे। और उन्होंने क्या करा कि जो बास्तील का किला था, बेसिकली क्या था ये? राजा की जो निरंकुश जो शक्तियाँ थी, यानी कि निरंकुश जो भी वो कार्य करता था जनता को परेशान करने के लिए, उसकी एक निशानी के तौर पर बेसिकली बास्तील के किले को देखा जाता था। तो लोगों ने सबसे पहले जाकर 14 जुलाई 1789 को उसे ढहा दिया और इसी घटना से जो है फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। अब आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल असेंबली का गठन किस दिन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट 20 जून 1789 को। इस दिन क्या है नेशनल असेंबली का बेसिकली गठन किया गया था। तो 20 जून 1789 को बेसिकली हुआ क्या था? सभी लोग वर्साई का जो महल था वहाँ से जो फ्रांस का राजा है वो शासन किया करता था, जहाँ पर वो रहा करता था, तो वहाँ के इंडोर टेनिस कोर्ट में जो लोग थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने वहाँ पर खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया था। और इस नेशनल असेंबली को घोषित जो किया गया था, जो बनाया गया था बेसिकली नेशनल असेंबली को, उसमें उन्होंने सबसे पहली मांग ये रखी थी कि राजा के अधिकारों में कटौती,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया था? तो नेशनल असेंबली ने 1791 में इसने राजा की जो शक्तियां थी, सम्राट की जो शक्तियां थी, उनको तीन भागों में जो है विभाजित कर दिया गया था। और तीन भागों में, वो तीन भाग कौन कौन से थे? एक तो आपका कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक विधायिका। तो इन तीन रूप में बेसिकली जो है सम्राट की जो शक्तियां थी उनको विभाजित कर दिया गया था। अच्छा, इसका एक फैक्ट हम देख लेते हैं कि सरकार के इस प्रकार का जो विभाजन था, यानी कि तीन भाग में जो विभाजन बेसिकली किया गया था, कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इस विभाजन की चर्चा बेसिकली मॉन्टेस्क्यू जो था उसने अपनी रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज में जो है वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल असेंबली के द्वारा सक्रिय नागरिक किन्हें कहा जाता था? यानी कि जो नेशनल असेंबली थी उसमें एक सक्रिय नागरिक का जो दर्जा दिया गया था वो किसे दिया गया था? और वो सक्रिय नागरिक बेसिकली क्या थे? इनको वोट देने का जो है उस टाइम पर अधिकार था। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से स्पेसिफिकेशन है। तो जो जो सही है उसके अनुसार जो हमें इस प्रश्न का आंसर देना है। तो फर्स्ट है आपका, जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी। यानी कि हाँ, सही है ये ऑप्शन। सक्रिय नागरिक बेसिकली 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को ही वहाँ पर जो है कहा गया था। जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी, तो ये ऑप्शन आपका सेकंड गलत है। जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर अदा किया करते थे, हाँ ये भी बात सही है कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो लोग क्या है टैक्स पे किया करते थे, तो उनको सक्रिय नागरिक माना गया था। तो ये भी सही है आपका। केवल पुरुषों को, हाँ ये भी सही है आपका। और महिलाओं को नहीं, महिलाओं को सक्रिय नागरिक नहीं माना गया था। यानी कि इसका आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है वो बेसिकली सही है। तो इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन है इस हिसाब से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये आपका सही हो जाता है। यानी कि सक्रिय नागरिक बेसिकली किन किन को माना गया था? एक तो जिनकी जो आयु है वो 25 वर्ष से क्या है अधिक थी, ठीक है। दूसरा है आपका जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे किया करते थे गवर्नमेंट को, या उसके बाद है फिर केवल पुरुषों को। तो ये तीन ऑप्शन है, यानी कि आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है आपके वो सही हो जाते हैं। अब इस अध्याय का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय नागरिक किन्हें कहा गया था? बेसिकली अभी हमने बात की थी सक्रिय नागरिक के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि निष्क्रिय नागरिक जो है वो किन्हें कहा गया था। तो वे पुरुष जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी और 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर अदा किया करते थे, एवं महिलाओं को। तो इसमें आपका 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो कर अदा किया करते थे, तो उनको तो क्या है कि जो है सक्रिय नागरिक कहा जाता था, निष्क्रिय नागरिक नहीं कहा जाता था। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। वे पुरुष जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, तो 25 वर्ष से अधिक वालों को तो क्या है सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है इसमें गलत हो जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो वे पुरुष जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी, 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर नहीं अदा किया करते थे, और क्या था कि एवं महिलाओं को। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है आपका बेसिकली वो सही हो जाता है कि एक तो वो पुरुष जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है, दूसरा वो क्या थे कि 3 दिन की मजदूरी के बराबर जो है वो टैक्स पे नहीं किया करते थे उनको, और महिलाएं। इन तीनों ही श्रेणी के जो लोग थे उनको क्या है बेसिकली वहां पर निष्क्रिय नागरिक का जो है वो दर्जा दिया गया था। इस वीडियो का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकोबियन क्लब का नेता कौन था? यानी कि वहां पर एक क्लब भी जो है अस्तित्व में आया था, जैकोबियन क्लब। तो उसका नेता कौन था? जैकोबियन क्लब का जो आपका नेता था वो था आपका मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबियन क्लब एक प्रकार का क्या था उस टाइम वहां पर जो है राजनीतिक क्लब था, ठीक है, जिसमें लोग राजनीति वगैरह के बारे में जो बात किया करते थे। और इसका जो नेता था वो था आपका मैक्समिलियन रॉबेस्पियर, जो बेसिकली इस क्लब के लोगों को क्या है सॉन्कुलॉत भी कहा जाता था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इस क्लब का जो प्रमुख अड्डा था वो था आपका कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब। वो वहाँ का जो है इस क्लब का जो है राजनीतिक समूह का क्या है अड्डा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वेंशन असेंबली ने किस वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया था? यानी कि कन्वेंशन असेंबली फिर वहाँ पर बाद में जाकर जो है वो बनाई गई थी। तो उसमें देख लेते हैं कि उसने किस वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको क्या है मतदान का यानी कि वोट करने का जो अधिकार है वो दे दिया था। इसमें राइट ऑप्शन है सेकंड, 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को, चाहे वो जो पुरुष हैं, मतलब जितने भी जो आपके पुरुष हैं उनके पास संपत्ति हो चाहे ना हो, तो उन्होंने क्या है इस उम्र से अधिक के सभी व्यक्तियों को मतदान करने का अधिकार दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दिन कन्वेंशन असेंबली ने फ्रांस में राजतंत्र का अंत करके फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया था? क्वेश्चन का जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 सितंबर 1792, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन असेंबली ने जो है फ्रांस में राजतंत्र का अंत कर दिया, यानी कि जो वहाँ का जो राजा था बेसिकली लुई 16वें, तो उसको हटाकर उन्होंने क्या है कि फ्रांस को एक गणतंत्र जो है वो घोषित कर दिया था। अगर हम गणतंत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले तो गणतंत्र बेसिकली एक ऐसी व्यवस्था को कहाँ पर जो है कहा जाता है कि
जिसमें सरकार और उसके प्रमुख का जो चुनाव है जनता करती है, तो उस व्यवस्था को बेसिकली क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। लुई 16वें को फांसी किस दिन दी गई थी? यानी कि जो बूर्बो राजवंश का जो शासक था लुई 16वें, तो उसको फांसी बेसिकली किस दिन दी गई थी? 21 जनवरी 1793। यानी कि जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। तो 21 जनवरी 1793 को एक जो फ्रांस में एक प्लेस है, क्या प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में क्या है, इसको सार्वजनिक रूप से यानी कि जो लुई 16वें था उसको जो है फांसी जो दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो गणतंत्र जो शब्द होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पर सरकार और उसके प्रमुख का जो चुनाव है जनता करती है, तो उस व्यवस्था को बेसिकली क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। यानी कि जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है आपका सेकेंड ऑप्शन। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कन्वेंशन के प्रथम अधिवेशन में कौन कौन से दल जो है वो प्रमुख थे? तो इसमें आपके जो आपके जैकोबिन क्लब यानी कि फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, तो ये दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बेसिकली जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यानी कि ये दोनों ही जो ग्रुप थे, कौन कौन से? जैकोबिन क्लब और आपका जीरोदिस्ट क्लब, ये दोनों ही क्या थे? नेशनल कन्वेंशन के प्रथम अधिवेशन में क्या थे? ये प्रमुख दल के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई थी। अब इसका अगर हम बात करें, नेशनल कन्वेंशन का जो है प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 21 सितंबर 1792 को। 21 सितंबर 1792 को जो है ये जो नेशनल जो कन्वेंशन है इसका बेसिकली क्या था? प्रथम अधिवेशन जो है वो हुआ था। क्लब के लोगों का यह मानना था कि फ्रांस में क्रांति काफ़ी आगे जा चुकी है और अब इस क्रांति को जो है समाप्त कर देना चाहिए। यानी कि वो कौन सा क्लब था वहाँ पर बेसिकली फ्रांस की क्रांति के टाइम फ्रांस में, जिसका ये मानना था कि जो फ्रांस में अब जो ये क्रांति जो चल रही थी उस टाइम पर, तो वो क्या है? काफ़ी आगे जा चुकी है। यानी कि बहुत ज़्यादा जो है सफ़र वो तय कर चुके हैं, काफ़ी आगे आ चुके हैं और अब इस क्रांति को जो है वो ख़त्म या समाप्त जो है वो कर देना चाहिए। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, जीरोदिस्त। जीरोदिस्त जो बेसिकली एक क्लब था, तो उसका ये मानना था कि जो फ्रांस की क्रांति है वो क्या है? काफ़ी आगे आ चुकी है और अब इस क्रांति को जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। जीरोदिस्त क्लब जो था बेसिकली वो क्या था? शिक्षित और कुलीन लोगों का क्लब था। लेकिन अगर हम इस क्लब के बारे में बात करें, वो क्या थे? व्यवहारिक राजनीतिक, यानी कि वो अच्छे जो है राजनीतिज्ञ नहीं थे। और इसके अगर प्रमुख नेताओं के बारे में हम बात करें तो वो थी आपकी मैडम रोला और बिस्रो, ये क्या थे? इस क्लब के जो है प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए किन देशों ने मिलकर एक गुट तैयार किया था? यानी कि वे कौन कौन से देश थे जिन्होंने जो फ्रांस की क्रांति के प्रसार को, यानी कि जो उसका जो एक पूरे यूरोप में क्या है एक प्रसार जो हो चुका था फ्रांस की क्रांति का, जो अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होने लगे थे और अपनी व्यवस्था को बदलने की मांग उठाने लगे थे। तो उसके प्रसार को रोकने के लिए बेसिकली किन किन देशों ने मिलकर एक जो है गुट जो है एक समूह का जो है निर्माण किया था? तो फर्स्ट है इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया या प्रशा। तो हमें बताना है कि इसमें से वो कौन कौन से देश थे। तो बेसिकली इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया और प्रशा, तो ये चारों ही जो देश थे, इन चारों ही देशों ने मिलकर क्या है एक गुट जो है तैयार किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये सभी, यानी कि चारों ही देश थे। तो इन चारों ही देशों ने मिलकर क्या किया था कि फ्रांस की क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए फ्रांस के खिलाफ उस टाइम पर इन्होंने एक गुट तैयार किया था। और तरह तरह से क्या है कि उस टाइम पर ये फ्रांस की क्रांति को जो है दबाने का जो है काम कर रहे थे। कई जगह पर इन्होंने उस टाइम पर फ्रांस को युद्धों में हरा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आतंक का राज किस समय काल, ये होगा आपका वर्ड जो आपका ये बेसिकली काल कहा जाता था। तो 1793 से 1794, यानी कि ये जो 2 साल से 1793 से 1794, तो इसे आतंक का राज या फिर आतंक के युग के रूप में भी क्या है इसको जाना जाता था। उस टाइम पर शासन जो था वो जो आपके जैकोबिन क्लब था, जो जैकोबिन क्लब का प्रमुख था कौन? वो मैक्सिमिलियन रॉबespierre है। तो उसने क्या है उस शासन को अपने हाथ में ले लिया था और वहां पर उसने दंड एवं नियंत्रण की जो सख्त नीति है उसको अपनाया था। तो उसी के राज को उस टाइम पर जो कि 1793 से 94 तक चला था, उसे ही क्या है आतंक के राज या आतंक के युग के रूप में जाना जाता है। निदेशक मंडल या डायरेक्टरी का जो शासन है वो किस वर्ष जो है शुरू हुआ था? यानी कि वहाँ पर क्या है एक डायरेक्टरी का शासन भी कुछ टाइम तक चला था, तो वो किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो डायरेक्टरी का जो शासन है इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका थर्ड, 1795। तो 1795 से लेकर 1799 तक क्या था? फ्रांस में एक डायरेक्टरी ने शासन किया था। तो डायरेक्टरी बेसिकली थी क्या? उस टाइम पर जो संविधान था उसमें क्या है 2 चुनी हुई विधान परिषदों का क्या है प्रावधान था और इन विधान परिषदों ने कार्यपालिका का जितना भी जो उत्तरदायित्व था वो 5 सदस्यीय निदेशक मंडल,
या फिर जिसे हम डायरेक्टरी कह सकते हैं, उसको सौंप दिया था। और ये नेशनल कन्वेंशन के बाद जो है डायरेक्टरी का शासन हुआ था, जो कि 1795 से आपका 1799 तक बेसिकली ये चला था। इस वीडियो का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, किस वर्ष नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट बेसिकली बना था। तो इसको हम देख लेते हैं। तो फ्रांस का जो सम्राट नेपोलियन जो है वो 1804, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन आज का इसका आपका वो सही हो जाता है। तो 1804 में नेपोलियन ने क्या है कि खुद को फ्रांस का जो है सम्राट वो घोषित कर दिया था। हुआ क्या था कि 1799 में क्या हुआ था कि 1795 से लेकर अभी हमने देखा 1799 तक वहाँ पर एक निदेशक मंडल जो 5 सदस्य था, या फिर डायरेक्टरी जिसको हम कह सकते हैं, उसका शासन था। डायरेक्टरी के शासन को समाप्त करके जो फ्रांस का प्रथम काउंसलर वो कौन था, नेपोलियन बन गया था। तो इस प्रकार फिर क्या है, उसने 1804 में अपने आप को जो है फ्रांस का जो सम्राट है वो घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रांस की सिविल संहिता किस वर्ष में जो है फ्रांस में लागू की गई थी। अब सिविल संहिता के बारे में थोड़ा सा जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो रचना है या किसके द्वारा लागू की गई थी, तो बेसिकली नेपोलियन के द्वारा लागू की गई थी, और इसे नेपोलियन कोड भी कहते थे। और ये भी फ्रांस में जो है नेपोलियन के सम्राट बनते ही, यानी कि 1804 में क्या है, ये फ्रांस में लागू कर दी गई थी। महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। अभी हमने सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकों के बारे में बात की। तो निष्क्रिय नागरिकों की क्या 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 टर्म थी बेसिकली वो हमने देखी थी। तो निष्क्रिय नागरिक बेसिकली वो लोग थे जिनकी उम्र क्या थी, 25 वर्ष से कम थी, 3 दिन के बराबर वो टैक्स नहीं पे किया करते थे, और जो महिलाएं थी उनको बेसिकली क्या है, निष्क्रिय नागरिक का जो है दर्जा वहां पर दिया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका 1791, यानी कि 1791 में बेसिकली क्या था कि महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का जो है वो दर्जा दिया गया था। अब इस वीडियो का आपका नेक्स्ट और लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, फ्रांस में सेंसरशिप को किस वक्त जो है समाप्त किया गया था। सेंसरशिप के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सेंसरशिप बेसिकली थी क्या। तो प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत एक प्रावधान था कि वहाँ पर जितनी भी लिखित सामग्री थी और सांस्कृतिक गतिविधियाँ थी, जैसे किताबें, अखबार, नाटक आदि को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। तो ये क्या थी बेसिकली आपकी सेंसरशिप थी, वो ये देखा करते थे कि इन सभी चीज़ों में राजा के खिलाफ तो कोई चीज़ शामिल नहीं थी। फिर 1789 में बेसिकली इस सेंसरशिप को क्या है, समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए तथा चैनल के सपोर्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।